Hello everyone, welcome back to Enlightenment. Today we will discuss about very short questions which are related to inclusive education. आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो ग्रोइंग अप एज लर्नर है वो और इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की ऑलमोस्ट 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। तो उससे रिलेटेड आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने हैं। आप भी अपने आप को इवेलुएट कर पाओगे कि आपको कितना समझ आया है, कितने क्वेश्चन का आप आंसर कर पा रहे हो। और आप देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हैं। और कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि आपके कितने आंसर ठीक थे। तो चलिए हम देखते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन है? विच मेथड इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड? कौन से ऐसे बच्चे हैं, यहाँ पर नोट दिया है तो आप ये ध्यान रख लें कि नोट पूछा है। कभी कभी क्या होता है कि हम वो भूल जाते हैं, नोट को हम ध्यान नहीं देते हैं। ये नोट आपको पढ़ लेना है कि नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है डाइवर्स नीड वाले बच्चों से। ऑप्शन ए है डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम, कि भाई जो डाइवर्स नीड वाले बच्चे होते हैं क्या उनके लिए डाइवर्स करिकुलम होना चाहिए, है ना? तो ये तो होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, उन बच्चों को एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में इंक्लूड करना चाहिए। थर्ड है डिफरेंट टीचिंग मेथड, डिफरेंट टीचिंग मेथड से पढ़ाना जाना चाहिए। फोर्थ है ट्रेनिंग फॉर स्पेशल एक्टिविटीज। अब इन चारों में से कौन सा आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, उसका आपको आंसर करना है। फटाफट आंसर कीजिए कि वन का क्वेश्चन नंबर 1 भी डालते रहिए, साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ट्रेनिंग फॉर स्पेशल एक्टिविटीज। ये इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म मेंटल रिटार्डेशन इज रिप्लेस्ड विद विच टर्म? ये हमने आपको मेंटल रिटार्डेशन वाला जब टॉपिक 2-3 दिन पहले कराया था तो उसमें बताया था आपको कि इस टर्म को चेंज कर दिया गया है। और मैं हमने आपको ईयर भी बताया था किस ईयर में चेंज किया है ना, और किसने चेंज किया है ये भी बताया था आपको। तो आपको इसका आंसर करना है कि इसका क्या है। इसका क्या इंटेलेक्चुअल इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल डिसएडवांटेज होगा। ऑप्शन नंबर सी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा, या फिर मेंटल वीकनेस। अब ए बी सी डी इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? भाई इसको जो चेंज किया था वो बाय रोशा लॉ अक्टूबर 2010 में चेंज किया था। तो इसको किस पे रिप्लेस किया? इसको रिप्लेस किया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड, कि कौन सी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिसलेक्सिया से रिलेटेड है। पहला है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर डिसऑर्डर, यानी कि ADHD, है ना। बी है डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि अलग अलग तरह से सोचना, किसी कोई भी हमारी प्रॉब्लम है उसको अलग अलग तरह से सोचना, एज ये है। या सी इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। और फोर्थ है इंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शन, क्या लोकोमोटर एक्शन है? तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा जो कि डिसलेक्सिया से रिलेटेड है? तो डिसलेक्सिया से कौन सा रिलेटेड है? आई थिंक ये तो कल ही कराई है आपको क्लास में। डिसलेक्सिया और अफेजिया, डिसकैलकुलिया, ये सब आपको कल बताए गए थे। तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी करेक्ट आंसर, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द मॉडर्न अप्रोच ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स इज टू अकोमोडेट देम इन वन ऑफ द फॉलोइंग। जो मॉडर्न अप्रोच है वो क्या कहती है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करती है, या फिर स्पेशल एजुकेशन की बात करती है, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, या नन ऑफ दिस। जो मॉडर्न अप्रोच है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि ये मॉडर्न अप्रोच ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन, सब बच्चों को पढ़ाने के लिए विद स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उन बच्चों को भी हमें नॉर्मल क्लास में पढ़ाना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड कहेंगे, स्पेशल कहेंगे। भाई जो स्पेशल एजुकेशन है वो तो स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल की बात करता है, कि भाई जो स्पेशल जो
जो कि सीरियसली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए, स्पेशल उनके लिए टीचर होंगे, स्पेशल करिकुलम होगा, स्पेशल एनवायरनमेंट होगा, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका अलग होगा। लेकिन यहाँ पर डाइवर्स नीड के जो बच्चे हैं उन्हें हम नॉर्मल क्लास में लेके आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, द मेंटल हेल्थ एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस। जो मेंटल हेल्थ एक्ट है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, कौन से ईयर में? 1897 या फिर 1987 में है ये, 1987 है, या फिर 1989 है, या 1989 है? 87, 1987, 1899, 1899। तो ये क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा मेंटल हेल्थ एक्ट का? ये इंट्रोड्यूस किया गया आपका 1987। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो है 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को, जो 87 वाला है, इसको रिप्लेस किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव। जो अस्थि बाधित बच्चे होते हैं उनमें डिसलेक्सिया, भाई डिसलेक्सिया तो मैंने भी आपको बताया है, जो रीडिंग प्रॉब्लम है ना, डिसग्राफिया होगा इसका आंसर, या फिर डिसकैल्कुलिया होगा, या फिर नन ऑफ दिस। भाई जो डिसलेक्सिया है ये तो रीडिंग से रिलेटेड हो गया आपका, है ना, ये रीडिंग से रिलेटेड है। और डिसकैल्कुलिया किससे रिलेटेड है? मैथ से रिलेटेड है, जो कि बच्चा मैथ्स की फंक्शनिंग नहीं कर पाता, मैथ्स की साइन को नहीं पहचान पाता, प्लस माइनस नहीं कर पाता। लेकिन इसका सही आंसर होगा डिस्ग्राफिया इज द वेरी करेक्ट आंसर। जो ऑर्थोपेडिकली बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, इसमें डिस्ग्राफिया में कल आपको हमने क्या बताया था, कल ही आपकी क्लास हुई थी डिस्ग्राफिया की। तो इसमें बताया था कि जो बच्चे हैं उनको कुछ बनवाया जाता है, तो ऐसे बच्चे हैंड राइटिंग की इनको प्रॉब्लम होती है, एक अक्षर कहीं लिखते हैं, दूसरा अक्षर कहीं लिखते हैं। जो डिस्ग्राफिया से रिलेटेड बच्चे होते हैं ओरली कुछ बोलते हैं और कुछ लिखते हैं। इनको PQNUBD इन जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है, और ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने में भी इनको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, NIVH इज कंसर्न। जो NIVH है ये किससे कंसर्न है? हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं ये बच्चे। मतलब NIVH जो है, पहले तो आप ये बताओ कि NIVH क्या है, ये तभी आपको क्लियर हो पाएगा ये कि NIVH जो है ये हियरिंग इम्पेयर से रिलेटेड है, विजुअल इम्पेयर से रिलेटेड है, या फिजिकल इम्पेयर, या फिर स्लो लर्नर। चारों में से क्या ऑप्शन होगा? और साथ साथ में इसकी फुल फॉर्म भी बतानी है आपको। NIVH, भाई NIVH की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, या फिर इसको ये भी कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो जब विजुअल से समझ आ रहा है आपको इसका, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली, तो ये किससे क्या सही आंसर होगा इसका? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये कहाँ पर है, साथ में ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअली डिसेबिलिटीज। ये आपका देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 9, द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। राइट टू एजुकेशन एक्ट कौन से ईयर में आया? 7 में। ये तो आपको सबको पता होगा, बहुत बार बताया गया आपको। ये आपका आया 2009 में। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो 6 से लेकर 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन की गारंटी देता है। और इंडिया की पार्लियामेंट ने अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियमित किया, और 1 अप्रैल 2010 को ये इम्प्लीमेंट हुआ। यानी कि यदि लागू पूछा जाता है कि लागू कब हुआ, इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और जो ये है, जो ये प्राइवेट स्कूल हैं ये, और जो स्पेशल कैटेगरी वाले हैं ये स्कूल्स को भी, जो इकोनॉमिक वीक बच्चे हैं, इकोनॉमिक वीक कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनके लिए 25% रिजर्वेशन की बात भी इसके अंदर की गई है। इसके बाद पूछा गया है द वर्ड SSA। SSA की फुल फॉर्म क्या होगी?
एसएसए की फुल फॉर्म आप सभी को पता होनी चाहिए, पता भी होगी आप सभी को। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, ये जो है इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जो कि 2001 में एलिमेंट्री एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन को अचीव करने के लिए शुरू किया गया था। इसका मतलब सभी के लिए शिक्षा। अब इसके बाद आपको फुल फॉर्म बतानी है आईईडी। आईईडी की फुल फॉर्म क्या होगी? आईईडी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। आई इंटीग्रेटेड, ई एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, डी से डिसेबल्ड। ओके, आई थिंक आपको आप सही आंसर कर पा रहे होंगे। फुल फॉर्म ऑफ आरसीआई। आरसीआई की फुल फॉर्म ये बहुत बार पढ़ा चुकी मैं आपको, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म ऑफ पीओए। पीओए की फुल फॉर्म ये बीएड फर्स्ट ईयर में आपने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन वाले पेपर में पढ़ा होगा। 1986 की पॉलिसी जब रिवाइज हुई थी उसके बाद तभी पढ़ा होगा आपने ये। पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन। प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है ये हायर एजुकेशन में इसमें अपलिफ्टमेंट पर बल दिया गया था। और 1986 की पॉलिसी के तहत इसमें इस जो सेकेंडरी एजुकेशन थी उस सेकेंडरी एजुकेशन को मतलब सभी को इसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात की गई थी इसमें। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं? आप गिफ्टेड चिल्ड्रन भी पढ़ चुके हो। भाई जिन्होंने भी लास्ट क्लासेस नहीं की हैं वो जा करके लास्ट क्लासेस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी इंक्लूसिव एजुकेशन की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हो। और साथ साथ ही आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है, अपने साथियों के साथ शेयर भी कर देना है। और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और आपकी जो क्लासेस हैं वो 7 o'clock चल रही हैं, डेली 7 o'clock क्लास चलेंगी। हो सकता है आपका संडे कल है, संडे का ऑफ रहे, लेकिन आप देख लेना एक बार नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता। और मंडे से लेकर रेगुलर क्लास चलेगी। हाँ जी, अब बताना है आपको। गिफ्टेड चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, अपने जजमेंट में इंडिपेंडेंट होते हैं, या इंट्रोवर्ट होते हैं मतलब अपने अपने में ही रहते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट ऑन टीचर्स, टीचर्स पर डिपेंड रहते हैं, या नॉन असर्टिव फॉर देयर नीड्स। अब इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा? यदि आपने गिफ्टेड चिल्ड्रन अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बता पाओगे। साथ में ये बताओ कि गिफ्टेड चिल्ड्रन का आईक्यू कितना होता है। भाई आईक्यू की मैंने आपको टेबल दिखाई थी, टर्मन की भी दिखाई थी, स्टैनफोर्ड की भी दिखाई थी, बताई थी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, गिफ्टेड चिल्ड्रन का जो आईक्यू लेवल होता है अबव 140, है ना, 140 के अबव होता है। अब इसका सही आंसर होगा इंडिपेंडेंट इन द जजमेंट। इनकी जजमेंट में ये इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ये तो अभी आपने कल ही पढ़ा है, ये वाला तो मैंने कल ही पढ़ाया था आपको। जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जो लैंग्वेज है उसको कॉम्प्रिहेंस करने में, समझने में, या वर्ड्स ज्वाइन करने में, या पैराग्राफ के अकॉर्ड बनाने में, लिखने में जो डिसऑर्डर होता है वो कौन सा होगा? अप्रैक्सिया, डिसकैलकुलेट तो मैथ्स वाला है आपका, अफेजिया, या डिसलेक्सिया। अब आपको सही आंसर बताना है, सही आंसर क्या होगा? अप्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया, या डिसलेक्सिया। इसका सही आंसर शायद आप कर नहीं पा रहे हो, इसका आंसर है अफेजिया। अफेजिया में भी मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी। एक मैंने बताई थी एक्सप्रेसिव, जो बच्चा लैंग्वेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, है ना। यदि आपने कल की क्लास ध्यान से सुनी होगी या अटेंड की होगी तो आपको पता होगा कि इसमें अफेजिया या डायफेजिया, दो नाम से बुलाते हैं इसको। स्पीच में या एक्सप्रेस करने में इनको प्रॉब्लम होती है। ये 3 तरह के होते हैं, एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव और ग्लोबल। जो एक्सप्रेसिव होता है, ये जो क्वेश्चन है ये एक्सप्रेसिव अफेसिया से रिलेटेड है। इसमें बच्चे बात तो समझ जाते हैं परंतु कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाते हैं, उसको सही से रिटन में नहीं लिख पाते हैं, है ना। और ये 3 तरह के बताए थे आपको। आगे देखिए, विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? एम्फेसिस ऑफ रिसोर्स टीचर ट्रेनिंग। बी है एम्फेसिस ऑन एजुकेशन ऑफ
ऑल कैटेगरी ऑफ लर्नर्स, थर्ड है एम्फेसिस ऑन स्पेशल एजुकेशन, फोर्थ है एम्फेसिस ऑन डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव मतलब ये है कि सभी बच्चों को नॉर्मल क्लास में इंक्लूड करना, है ना। भले ही वो इम्पेयर्ड बच्चे हैं लेकिन हमें उन सभी बच्चों को अपनी क्लास में इंक्लूड करना है, तो ऐसे बच्चे कहलाएं। ये कौन सा होगा इसमें, एम्फेसिस ऑन एजुकेशन ऑफ ऑल कैटेगरी, हर कैटेगरी के बच्चे को अपनी क्लास में इंक्लूड करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैब इज स्टैंड फॉर, कैब के बारे में बताओ भाई, कैब किसके किसके लिए स्टैंड, कैब की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर। कैब की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। कैब की फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। जो कैब इज द हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी टू एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में ये एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को। क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, ए है कन्वर्जेंट थिंकिंग, बी है मॉडलिंग, सी है डाइवर्जेंट और डी है इमिटेशन। ये मैं आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ कि ये क्रिएटिविटी क्या होती है। भाई क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि अपने किसी भी प्रॉब्लम को हमें इजीली सुलझाना, नवीन विचारों से, नवीन क्रियाओं से। कोई भी नवीन क्रियाएं हैं, नवीन नए नए आइडियाज हैं, उसको डेवलप करने की शक्ति, किसी के पीछे न चलकर अपनी एक नई राह बनाने की जो सोच होती है, वो क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है। और ये जो बच्चे होते हैं, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, एक प्रॉब्लम को एक तरह से न देखकर अलग अलग तरह से देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लर्निंग टास्क शुड नॉट, यहाँ पे भी शुड नॉट है तो आपको ध्यान दे लेना है क्योंकि यहाँ पर नोट लगा है, नोट को हम भूल जाते हैं बहुत बार। नोट बी गिवन टू एडुकेबल मेंटली रिटार्डेशन चिल्ड्रन। जो मेंटली रिटार्डेशन चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि कौन से बच्चे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, उनको हमें क्या काम नहीं करवाना चाहिए, किस तरह काम नहीं करवाना चाहिए। सिंपल टास्क, क्या हम उन्हें सरल काम नहीं करवाएंगे, या कॉम्प्लेक्स टास्क, जटिल कोई काम है, टास्क दैट प्रोवाइड स्कोप ओवर लर्निंग, या फिर सिक्वेंशल टास्क। तो इनमें से कौन सा टास्क है जो हम मेंटल रिटार्डेशन बच्चों से नहीं करा सकते। इसका आंसर बताओ फटाफट। क्या हम सिंपल टास्क नहीं कराएंगे, कॉम्प्लेक्स, या स्कोप फॉर ओवर लर्निंग, या सिक्वेंशनल टास्क। भाई छोटे छोटे टास्क हम उनसे करा सकते हैं, है ना, सीक्वेंस में टास्क करा सकते हैं छोटे छोटे, लेकिन हम उनको कॉम्प्लेक्स टास्क करने के लिए नहीं दे सकते। नेक्स्ट है विच ईयर इज कंसिडर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन। कौन सा ईयर है जो कि इंटरनेशनल ईयर डिसेबल्ड पर्सन के लिए घोषित किया गया। 1990, 1992, 1984, 1981। कौन सा सही आंसर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। ये है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1981। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आप सभी कर पाए होंगे और लास्ट क्लासेस जो हैं इन क्वेश्चन के लिए आप बहुत हेल्पफुल रही होंगी और आपके एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है सी टेट यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपको ये लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आपको कमेंट में इसका आंसर मुझे करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। कल से हमारी अब जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की हम 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।